हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ये एग्जाम आपका 7 जुलाई 2024 को होने वाला है और ये एग्जाम आपका UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम के रिगार्डिंग आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो सकते हैं वो MCQ आज हम लोग इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये स्पेशल क्लास सीरीज का 13th लेक्चर है। इसके पहले हमारे 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सभी लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडर मेंशन कंडीशन डज नॉट कॉज पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में वजाइनल ब्लीडिंग कॉज नहीं करता है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा ऑफ द ओवरी। फिर उसके बाद में ऑप्शन बी, सेनाइल वजाइनाइटिस। ऑप्शन सी, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। ऑप्शन डी, प्रोलैप्स ऑफ द यूटेरस विथ डेक्यूबिटिस अल्सर। तो देखिए दोस्तों, अगर पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, ओके, और उसमें वजाइनल ब्लीडिंग है तो वो एक तो सेनाइल वजाइनाइटिस की वजह से भी हो सकता है, या फिर इवन अगर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है वो कंडीशन में भी वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। इवन अगर यूटेरस का प्रोलैप्स हुआ है और उसमें डेक्यूबिटिस अल्सर प्रेजेंट है, तो ये तीनों कंडीशन में पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा ऑफ ओवरी होता है ना दोस्तों, इस कंडीशन में पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये जो बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा ऑफ द ओवरी होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज में मोस्टली होता है। ओके, कौन सी एज में दिखाई देता है? रिप्रोडक्टिव एज में। बेसिकली जो 13 ईयर टू 45 ईयर्स की जो एज होती है, ओके, जब वुमन फर्टाइल होती है, तो वो कंडीशन, उस ड्यूरेशन में ये बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा ऑफ द ओवरी होता है। ओके, और तो इसमें हमें पोस्ट मेनोपॉजल का कुछ रोल होता नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अर्ली डिसलरेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट इन लेबर इज ड्यू टू। तो देखिए दोस्तों, अगर फीटल हार्ट रेट में अर्ली डिसलरेशन हो रहा है तो इसका मेन कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, कंजेनाइटल हार्ट ब्लॉक। ऑप्शन बी, अम्बिलिकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन। ऑप्शन सी, फीटल हेड कॉम्प्रेशन। ऑप्शन डी, हाइपर पायरेक्सिया। तो देखो दोस्तों, अगर फीटल हार्ट रेट का अगर अर्ली डिसलरेशन हो रहा है लेबर में, तो उसका जो मेन कॉज होता है ना दोस्तों, ये होता है फीटल हेड डिकम्प्रेशन। ओके, क्या होता है? फीटल हेड डिकम्प्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर इज यूज ड्यूरिंग द लेबर फॉर मैनेजमेंट ऑफ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगर लेबर में मैक रॉबर्ट मैन्यूअर का यूज करते हैं तो वो किस पर्पज से हम लोग करते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, नॉर्मल लेबर टू असिस्ट एक्सटेंशन ऑफ द हेड। ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ द ब्रीच ड्यूरिंग असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी। ऑप्शन सी, शोल्डर डिस्टोसिया। ऑप्शन डी, डिलीवरी ऑफ आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रिज। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग लेबर मैनेजमेंट में मैक रॉबर्ट मैन्यूअर का यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली हम लोग अगर लेबर में हमें अगर शोल्डर डिस्टोसिया दिखाई देता है तो वो टाइम में हम लोग क्या करते हैं? मैक रॉबर्ट मैन्यूअर यूज़ करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीहाइड्रोमिनस इज नॉट कॉज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि पॉलीहाइड्रोमिनस कौन सी कंडीशन से कॉज नहीं होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से 3 कंडीशन ऐसी रहेंगी जिसमें पॉलीहाइड्रोमिनस होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी रहेगी कि जिसमें नहीं होता है। जिसमें नहीं होता है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली पॉलीहाइड्रोमिनस क्या हो जाता है? जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 to 25 की जो नॉर्मल रेंज होती है, ओके, अगर ये 25 से ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोमिनस बोलेंगे। अगर 5 से कम हो जाता है इसको हम लोग ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं। ओके, तो अगर 25 सेंटीमीटर से बढ़ गया मतलब पॉलीहाइड्रोमिनस हो गया। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन में नहीं दिखाई देगा? ऑप्शन देखते हैं। एनेन्सेफेली। ऑप्शन बी, स्पाइना बाइफिडा। ऑप्शन सी, सिंगल किडनी। ऑप्शन डी, इसोफेजियल एट्रेजिया। तो देखिए दोस्तों, जो पॉलीहाइड्रोमिनस होता है ये एनेन्सेफेली की कंडीशन में दिखाई देता है, फिर उसके बाद में स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन में भी दिखाई देता है। इवन अगर पेशेंट में इसोफेजियल एट्रेजिया है वो कंडीशन में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर फिटस में
सिंगल किडनी है तो वो कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमिनस नहीं होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीपार्टम हीमोरेज वेयर ब्लड लॉस इज फिटल। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीपार्टम हीमोरेज। ओके, तो एंटीपार्टम हीमोरेज का ऐसा कौन सा टाइप है जहां पर हमें फीटल ब्लड लॉस दिखाई देता है? ओके, सो ऑप्शन ए एब्रेसियो प्लासेंटा, ऑप्शन बी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी वसा प्रीविया, ऑप्शन डी सर्कमवैलेंट प्लासेंटा। तो देखिए दोस्तों, एंटीपार्टम हीमोरेज में अगर फीटल ब्लड लॉस हो रहा है तो वो हमें वसा प्रीविया की कंडीशन में दिखाई देता है। ओके, कौन सी कंडीशन में दिखाई देता है? वसा प्रीविया की कंडीशन में दिखाई देता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओलिगोहाइड्रोमिनस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट हमने डिस्कस किए थे कि ओलिगोहाइड्रोमिनस किसको बोलेंगे? जो एएफआई की जो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 5 to 25 सेंटीमीटर। अगर 5 से इसका अगर लेवल डिक्रीज हो जाता है, ओके, 5 सेंटीमीटर से इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम जो होता है वो लेस देन 500 ml हो गया। ओके, कितना? लेस देन 500 ml हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओलिगोहाइड्रोमिनस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ओलिगोहाइड्रोमिनस से एसोसिएटेड नहीं है? ओके, ऑप्शन ए पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी रप्चर्ड मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन डी इसोफेजियल एट्रेजिया। तो देखिए दोस्तों, पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी में हमें ओलिगोहाइड्रोमिनस तो दिखाई देता है। इवन अगर मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गया तो उसमें से जो एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा वो लीक आउट हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? ओलिगोहाइड्रोमिनस हो जाएगा। ओके, और अगर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? IUGR हो जाता है, तभी भी हमें ओलिगोहाइड्रोमिनस दिखाई देता है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसोफेजियल एट्रेजिया। तो इसोफेजियल एट्रेजिया की कंडीशन में हमें ओलिगोहाइड्रोमिनस दिखाई नहीं देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ 23 year old प्रेजेंट विथ रिकरेंट अबॉर्शन एट 16th वीक ऑफ जेस्टेशन, शी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर। तो देखिए दोस्तों, कंडीशन क्या है? एक 23 year old लेडी है जिसमें क्या हो रहा है? रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है। कि कौन से वीक में? 16th वीक में रिकरेंट हमें अबॉर्शन दिखाई दे रहा है। तो वो उसके लिए हम लोग कौन सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टॉर्च इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इनकम्पिटेंट सर्विक्स, ऑप्शन डी बैलेंस्ड पैरेंटरल ट्रांसलोकेशन। तो देखिए दोस्तों, अगर मिड ट्राइमेस्टर ड्यूरेशन में, ओके, मिड ट्राइमेस्टर ड्यूरेशन में अगर रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? सर्विक्स की कंपेटिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, मतलब सर्विस कंपिटेंट है या फिर इनकम्पिटेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है? ऑप्शन ए सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी एंटीफॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडी सिंड्रोम, ऑप्शन डी क्रोमोसोमल एनोमलीज ऑफ द फीटस। तो देखिए दोस्तों, जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे कि अगर मिड ट्राइमेस्टर में रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सर्वाइकल इनकम्पिटेंस चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कंडीशन है, तो ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। इवन अगर प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी है तो उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन से कुछ रोल नहीं होगा। फिर उसके बाद में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम का भी इसमें कुछ रोल नहीं है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमोसोमल एनोमलीज ऑफ द फीटस। तो देखिए दोस्तों, अराउंड 50% जो केसेस होती है, ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन की जो 50% केसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोमल एनोमलीज की वजह से होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एबनॉर्मली लो अल्फा फिटोप्रोटीन इन मैटरनल सीरम इंडिकेट। तो देखिए दोस्तों, अगर अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल लो है मतलब डिक्रीज्ड है तो वो हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देगा? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम में दिखाई देगा, ऑप्शन बी एनेंसेफेली, ऑप्शन सी एन्सेफेलोसील, ऑप्शन डी मेनिंजोसील। तो ओके,
तो देखिए दोस्तों, अगर एबनॉर्मली लो अल्फा फीटोप्रोटीन दिखाई दे रहा है मैटरनल सीरम में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एनेनसिफेलोसिल प्रेजेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ लेडी हु इज यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कम्स विद अ कंप्लेंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज एंड प्रूराइटिस वर्ल्डवाइड। तो देखिए दोस्तों, एक लेडी है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है, और जिसमें क्या हो रहा है, अभी कौन से कंप्लेंट्स लेकर प्रेजेंट हुई है, वजाइनल डिस्चार्ज है और साथ ही में वल्मा में प्रूराइटिस भी प्रेजेंट है। ऑन लोकल एग्जामिनेशन देयर इज अ कर्डी वाइज डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग उसका लोकल एग्जामिनेशन करते हैं तो डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज कैसा दिखाई दे रहा है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है। ओके, कैसा है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ट्राइकोमोनल वजाइनाइटिस, मोनोलियल वजाइनाइटिस, ऑप्शन सी गार्डेनेरिला वजाइनालिस, ऑप्शन डी एट्रोपिक वजाइनाइटिस। तो देखिए दोस्तों, अगर कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, साथ ही में पेशेंट में अगर प्रूराइटिस भी प्रेजेंट है, ओके, वल्वा में प्रूराइटिस भी प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन मोनोलियल वजाइनाइटिस की वजह से हो सकती है। मोनोलियल वजाइनाइटिस को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैंडिडा अल्बिकन्स। ओके, कैंडिडा अल्बिकन्स से जो इन्फेक्शन होता है उसको ही हम लोग मोनोलियल वजाइनाइटिस बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली यीस्ट लाइक फंगस प्रेजेंट होती है। ओके, क्या होता है, यीस्ट लाइक फंगस प्रेजेंट होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्राइकोमोनल वजाइनालिसिस दिखाई दे रहा है। ओके, तो ट्राइकोमोनल वजाइनाइटिस होता है ना, तो इसमें दोस्तों ग्रीन और येलो कलर का वजाइनल डिस्चार्ज दिखाई देता है। ओके, ग्रीन या फिर येलो कलर का वजाइनल डिस्चार्ज दिखाई देता है, और समटाइम इसमें फ्रॉदी या फिर प्रोफ्यूज, या फिर कभी कभार दोनों भी, फ्रॉदी और प्रोफ्यूज उसमें डिस्चार्ज प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, गार्डेनेला वजाइनालिस। ओके, तो गार्डेनेला वजाइनालिस में दोस्तों हमें ऑफ वाइट, ओके, ऑफ वाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है। ओके, ऑफ वाइट थीन डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में है अट्रोपिक वजाइनाइटिस। तो अट्रोपिक वजाइनाइटिस में बेसिकली येलो कलर का वगैरह हमें डिस्चार्ज दिखाई देता है, लेकिन कभी कभार इसमें रेड स्पॉटिंग भी दिखाई देती है। ओके, रेड स्पॉटिंग किसकी रहेंगी दोस्तों, ब्लड की रहेंगी। ओके, और ये स्पेशली जब इंटरकोर्स स्टार्ट होता है या फिर ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ये रेड स्पॉटिंग हमें दिखाई देती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि स्पर्म के अगेंस्ट में काम करने वाली एंटीबॉडीज हमें कहाँ फाउंड होती है या फिर कहाँ प्रेजेंट होती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सर्विक्स, ऑप्शन बी वजाइना, ऑप्शन सी यूटेरस, ऑप्शन डी फॉलोपियन ट्यूब। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वाइकल कैनल होता है, ओके, सर्वाइकल कैनल में ये एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो स्पर्म को कील करने का काम करती है। ओके, स्पर्म को क्या करती है, वो कील कर देती है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फॉर 40-year-old hypertensive woman, which one of the following is not recommended for contraception? ओके, तो देखिए दोस्तों, एक 40-year-old फीमेल पेशेंट है, उसमें क्या है, हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट है। ओके, तो हमें ऐसे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसे हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नुआ रिंग, ऑप्शन बी मिनी पिल, ऑप्शन सी IUCD, ऑप्शन डी LNG IUD। तो देखिए दोस्तों, LNG IUD मतलब क्या हो गया, लियोनर्जिस्ट्रल इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ओके, तो हम लोग ये LNG IUD जो होता है ये दे सकते हैं। बेसिकली जो IUD है वो हम लोग दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी में भी हमें IUCD मतलब इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और ऑप्शन डी में भी IUD दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों भी देंगे। लेकिन जो मिनी पिल या फिर नुआ रिंग, तो नुआ रिंग जो होता है ना दोस्तों, ये हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। मिनी पिल उसको रिकमेंड कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव वुमन में हम लोग मिनी पिल रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन नुआ रिंग उसमें ये कर नहीं सकते। ओके, तो नुआ रिंग क्यों नहीं कर सकते, बेसिकली जो ये नुआ रिंग जो होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली इस इटोनोजेस्ट्रॉल की इसका जो कंपोजिशन होता है दोस्तों, ये इटोनोजेस्ट्रॉल होता है। ओके, क्या होता है, इटोनोजेस्ट्रेल इसका कंपोजिशन होता है। बेसिकली इसको ही हम लोग इथिनिल इस्ट्रेडियोल भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो इथिनिल इस्ट्रेडियोल जो होता है दोस्तों, ये हाइपरटेंसिव पेशेंट में हम लोग जनरली देते नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। QT इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड इन।
तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यूटी इंटरवल कौन सी कंडीशन में प्रोलॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन ए हाइपोकैल्शियमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपरमैग्नीसीमिया, ऑप्शन डी डिगॉक्सिंग थेरेपी। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्यूटी इंटरवल जो होता है ना, ये बेसिकली हाइपोकैल्शियमिया में प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, किस में प्रोलॉन्ग हो जाता है? हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन में प्रोलॉन्ग हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो मतलब ईसीजी फाइंडिंग्स का जो टॉपिक है, ईसीजी फाइंडिंग का जो टॉपिक है, ये हमारे टारगेट हाई बुक जो है ना, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। तो जो टारगेट हाई में स्टार्टिंग में जो सिनॉप्सिस दिया है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी की जो जैसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है, टॉल टी वेव किस में दिखाई देता है, फ्लैट पी वेव किस में दिखाई देता है, ये सब कुछ उसमें दिया गया है। तो आप टारगेट हाई बुक से इसे रेफर कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अ पेशेंट अंडरवेंट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखिए, एक पेशेंट है, उसका क्या हुआ है? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है। ऑन 4th पोस्ट ऑपरेटिव डे ही हैड डिस्निया, प्लूराइटिक पेन एंड हिमोप्टाइसिस। तो सर्जरी कंप्लीट होने के 4 दिन बाद, मतलब 4th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? पेशेंट में डिस्निया प्रेजेंट है, साथ ही में प्लूराइटिक पेन है, और साथ ही में उसमें हिमोप्टाइसिस भी प्रेजेंट है। सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी सर्जरी है, ओके, सर्जरी हुई है, या फिर उसके बाद में स्पेशली बोन की अगर सर्जरी हुई है, ओके, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, या फिर अगर पेशेंट में फ्रैक्चर हुआ है, ओके, फ्रैक्चर हुआ है, और उसके बाद में डिस्निया, प्लूराइटिक पेन और हिमोप्टाइसिस जैसे अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ये दोस्तों पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स होते हैं। ओके, किसके सिम्टम्स होते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो देखिए दोस्तों, हमें ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर मिल चुका है। तो ये हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? जो ब्लड लॉस हो रहा है, ओके, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड का क्या हो सकता है? वहाँ पे क्लॉट हो सकता है, और ये क्लॉट डिसलॉज होके जो लंग्स वेजल होती है, ओके, लंग्स वेजल में जाके ये फिक्स हो जाएगा या फिर स्टक हो जाएगा, ओके, उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसकी वजह से जो डिसीज अराइज होता है या फिर कंडीशन अराइज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ 55-year-old मेल विथ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ओके, तो एक 55-year-old पेशेंट है, उसमें COPD अभी प्रेजेंट है। ओके, वॉज रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर एंड प्रोडक्टिव कफ विथ येलो ग्रीन स्पुटम। तो देखिए इस तो COPD के पेशेंट में क्या हुआ है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुआ है, साथ में फीवर है, और प्रोडक्टिव कफ और येलो ग्रीन स्पुटम भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रश किया गया है। ओके, ही हैज़ डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू कंप्लीट अ सेंटेंस। तो वो ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, वो उसकी जो कम्युनिकेबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है, वो डिफिकल्ट है, उसमें मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड गैसेस शोज pH ऑफ 7.3। तो देखिए दोस्तों, pH जो है कितना है? 7.3 है। मतलब देखिए, अगर pH की नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो ये कितना होता है? 7.35 टू 7.45 इतना होता है। तो यहाँ पर pH क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फिर उसके बाद में है PaCO2। तो PaCO2 जो होता है ना दोस्तों, तो PaCO2 इसका अगर नॉर्मल रेंज देखते हैं तो ये कितना होता है? 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। यहाँ पर कितना है? 68 है। 68 है मतलब क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद में है HCO3। तो HCO3 कितना है? HCO3 कितना है? 28 है। तो अगर इसकी हम लोग रेंज देखते हैं HCO3 की, तो ये 21 टू 27 होता है। तो HCO3 भी थोड़ा सा बढ़ चुका है। ओके, फिर उसके बाद में PaO2। ओके, PaO2 मतलब क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना है? 60 mmHg। बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल रेंज जो होती है ना, ये होती है 80 टू 100 mmHg इतनी होती है। तो यहाँ पर PaO2 क्या हुआ है? डिक्रीज हो चुका है। ओके, सो हमें क्या बोला गया है? हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस? तो इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या दिखाई देगा? ओके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पेंसेटेड, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस अनकम्पेंसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपेंसेटेड, रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस पार्शियली कंपेंसेटेड। तो देखिए दोस्तों, pH क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर?
अगर पीएच डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग एसिड कंडीशन कंसीडर करते हैं। ओके, अगर पीएच बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बेसिक, ओके, मतलब अल्कैलोसिस कंसीडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पीएच डिक्रीज हुआ है तो एसिडोसिस हुआ है, तो जितने कुछ अल्कैलोसिस वाले ऑप्शन है उसको हम लोग स्ट्राइक आउट करेंगे। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही इजीली स्ट्राइक आउट हो चुका है। लेकिन इसमें क्या है, अभी अनकम्पेंसेटेड है कि पार्शियली कंपेंसेटेड है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये कंडीशन कंपेंसेटेड है या फिर पार्शियली कंपेंसेटेड है या फिर अनकम्पेंसेटेड है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अगर कंपेंसेटेड कंडीशन है, ओके, कंपेंसेटेड कंडीशन है तो उसमें जो पीएच जो होता है ना वो नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर पीएच क्या है, हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। ओके, और PaCO2 और HCO3 जो होता है ना वो एबनॉर्मल होता है। ओके, कौन सी कंडीशन में? कंपेंसेटेड की कंडीशन में। ओके, फिर अगर पार्शियली कंपेंसेटेड है ना दोस्तों, तो उसमें सभी के सभी जो पीएच हो गया, फिर उसके बाद में HCO3 हो गया, PaCO2 हो गया, ये सभी के सभी हमें एबनॉर्मल दिखाई देंगे। और अगर अनकम्पेंसेटेड की बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें जो पीएच होता है ना ये एबनॉर्मल होता है, और PaCO2 या फिर HCO3, इन दोनों में से एक कोई भी हमें एबनॉर्मल दिखाई देता है। ओके, कोई भी एक एबनॉर्मल दिखाई देता है। तो देखिए थे हम लोग कंडीशन क्या है, यहाँ पर पीएच जो है ये भी एबनॉर्मल है, फिर उसके बाद में PaCO2 ये बढ़ा हुआ है, ये भी एबनॉर्मल है, HCO3 भी बढ़ा हुआ है, मतलब ये भी एबनॉर्मल है। तो सभी के सभी यहाँ पर एबनॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के सभी एबनॉर्मल हमें कौन सी कंडीशन में दिखाई देते हैं? पार्शियली कंपेंसेटेड में दिखाई देते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनकम्पेंसेटेड नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्शियली कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हेवी मेटल पॉइजनिंग स्ट्रिक्टली अफेक्ट मोटर नर्व्स। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कौन सी हेवी मेटल पॉइजनिंग है जो मोटर नर्व्स को स्ट्रिक्टली अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी लीड, ऑप्शन डी थैलियम। तो देखिए दोस्तों, अगर लीड की पॉइजनिंग होती है तो वो बेसिकली जो मोटर नर्व्स होते हैं उसको स्ट्रिक्टली अफेक्ट करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो कैडमियम दिखाई दे रहा है, अगर कैडमियम का जो डिसीज होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग इटाई डिसीज बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इटाई डिसीज, या फिर इसको हम लोग आउच डिसीज भी बोल सकते हैं। ओके, आउच डिसीज भी बोल सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, जो ARF कंडीशन होती है, मतलब एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन होती है, उसके कौन से कॉम्प्लिकेशन है? एक कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा, बाकी सब रहेंगे। जो नहीं रहेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड, मतलब हाइपर वॉल्यूमिया, इसको हाइपर वॉल्यूमिया ही बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन सी हाइपर कैलेमिया, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो उसमें हमें हाइपर वॉल्यूमिया दिखाई देता है। ओके, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में हाइपोनेट्रीमिया भी दिखाई देता है दोस्तों, और इवन पेशेंट में हमें हाइपर कैलेमिया भी दिखाई देता है। लेकिन उस पेशेंट में हमें मेटाबॉलिक अल्कैलोसिस नहीं दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखाई देता है। ओके, क्या दिखाई देता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसके अलावा दोस्तों हाइपरवॉलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया या फिर हाइपर कैलेमिया के अलावा हमें यूरेमिया दिखाई देता है पेशेंट में। ओके, क्या प्रेजेंट रहता है? यूरेमिया प्रेजेंट रहता है। इवन हाइपर फॉस्फेटेमिया भी प्रेजेंट रहता है। इवन पेशेंट में हाइपोकैल्शियमिया भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें सब एक्यूट कंबाइंड स्पाइनल कॉर्ड का डीजनरेशन दिखाई देता है। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो देखिए दोस्तों, अगर विटामिन B12 मतलब साइनोकोबैलेमाइन के अगर यहाँ पर डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देता है? कंबाइंड डीजनरेटिव स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देता है। ओके, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेटिव ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिखाई देता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए दोस्तों, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी अगर हुई है तो सबसे एट फर्स्ट, ओके, सबसे पहले तो जो माइलिन शीथ होता है वो डैमेज हो जाता है। ओके, माइलिन शीथ क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद में लेटर ऑन देन क्या हो जाएगा? जो एंटायर नर्व्स होती है,
ओके, एंटायर नर्व भी डैमेज हो जाती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एओर्टिक स्टेनोसिस इज एसोसिएटेड विथ। तो देखिए दोस्तों, एओर्टिक स्टेनोसिस जो कंडीशन होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पल्सस पैराडॉक्सस, ऑप्शन बी पल्सस पैरवस एट टार्डस, ऑप्शन सी पल्सस अल्टरनस बिस्फेरेंस, ऑप्शन डी पल्सस बाइजेमिनस। तो देखिए दोस्तों, ये जो एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है ना, ये हमें पल्सस पार्वस एट टार्डस की कंडीशन में दिखाई देता है। तो ये पल्सस पार्वस मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो पल्सस पार्वस का मीनिंग हो जाता है दोस्तों, पल जो रहती है वो वीक रहती है। ओके, पल्स अगर वीक है या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल पल्स है, तो उसको हम लोग पल्सस पार्वस बोलेंगे। और टार्डस का मीनिंग क्या हो जाएगा, जब पल्स हमें लेट फील हो रही है, ओके लेट फील हो रही है, तो उसको हम लोग टार्डस बोलते हैं। ओके, तो मतलब पल्स वीक या फिर स्मॉल है और लेट है, तो वो किस कंडीशन में दिखाई देती है, एओर्टिक स्टेनोसिस की कंडीशन में दिखाई देती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए G6PD डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी सिकल सेल डिसीज, ऑप्शन डी फैनकोनी एनीमिया, ऑप्शन डी मार्फन सिंड्रोम। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्फन सिंड्रोम जो होता है ना, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ओके, कैसा होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, और ये जो देखिए दोस्तों, ये जो G6PD डिसीज होता है ना, ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ओके, कैसा होता है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। अगर सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं दोस्तों, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। ओके, ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। और फैनकोनी एनीमिया भी ऑटोजोमल रिसेसिव ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर था ऑप्शन डी। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए थे, कवर किए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपके ESIC अपकमिंग ESIC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके बाकी साथियों को भी शेयर करो, और नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चंस का आपको PDF चाहिए होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ओके, वो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।